अच्छा, जो फेज़र है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको हम यहाँ पे 3 डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेटर z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हमने जे के साथ अलग किया हुआ है ताकि पता चले कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम आयोटा की जगह पे जे यूज़ करते हैं, आई की जगह पे जे यूज़ करते हैं आयोटा के लिए। ठीक है, फिर जो सेकंड फॉर्म है जिसमें z इज इक्वल टू आर एंगल फाई। ठीक है, ये हमारा पोलर फॉर्म है। तो आर कैसे फाइंड करते हैं हम और फाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक्चुअली वही सेम चीज़ है जो पिछले लेक्चर में हमने की थी कि ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल में जो है एक हेपार्टेन्यूज बन रहा था, वो हेपार्टेन्यूज यहाँ पे आर होगा। और वो हेपार्टेन्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स और वाई जो है हमारा बेस और परपेंडिकुलर की तरह होगा। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इस फिगर में जो है दिख रहा है कि ये एक्स है हमारे पास। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास यहाँ पे बेस है और वाई जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो आर जो है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, तो आर की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, आयोटा वगैरह यहाँ पे अंदर नहीं रखेंगे इधर। ठीक है, अच्छा, अब फिर वही फाई हम इस फिगर में फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही जो है टेन वाला फार्मूला हम लगाएंगे। टेन टेन फाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, फिर टेन इनवर्स दोनों साइड्स पे लेंगे तो फाई हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसमें हमें जो है एक्स की वैल्यू थी और वाई की वैल्यू थी, ठीक है, तो अब उसको हमने एक जो है वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है जिसमें जो है वेक्टर की लेंथ आर है और वो वेक्टर एक एंगल बना रहा है फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है कि एंगल को जो है ई पावर जे फाई के फॉर्म में रखा है। अच्छा, ई पावर जे फाई के फॉर्म में, ई पावर जे फाई के फॉर्म में जब हमने रखा है तो अगर इस पर ऑयलर्स थ्योरम लगाएं हम तो फिर ई पावर जे फाई हमारा बराबर हो जाएगा कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, कॉस फाई प्लस जे साइन फाई, और आर जो है बाहर है तो यहाँ से फिर हमें ये पता चल जाएगा कि x बराबर है आर कॉस फाई के और y बराबर है आर साइन फाई के। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब अगर हमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो फिर ये ऑयलर्स जो है थ्योरम यहाँ पे लगा के चेंज कर सकते हैं इजीली। अच्छा, अब ये तो जो है ऑयलर्स थ्योरम है। ठीक है, अच्छा, अब जो कॉस फाई है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो जो है रियल पार्ट है ऑयलर्स थ्योरम का, और जो साइन फाई है वो इमेजिनरी पार्ट है ऑयलर्स थ्योरम का। सही है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो हमारी पोलर फॉर्म में बहुत आसानी के साथ हो जाती है। उसमें क्या करते हैं हम कि सपोज़ कर लें कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 इज़ इक्वल टू x1 j y1। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसका जो पोलर फॉर्म है वो r1 एंगल फाई 1 है। ठीक है, इसी तरह फिर दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जो कि बराबर है x2 प्लस jy2,
और उसका पोलर फॉर्म हमने लिया है R2 एंगल ऑफ phi 2। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन इजीली हो गई, सब्ट्रैक्शन इजीली हो गई, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे तो फिर हम Z1 इंटू Z2 जब करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अब पोलर फॉर्म में सिंपली हम क्या करेंगे, R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की एंगल्स को जो है हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह डिवीजन में R1 को R2 के साथ डिवाइड करेंगे और इनकी एंगल्स जो है R1 की जो एंगल है उसमें से R2 की एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, अब मतलब होता ये है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब z को अगर हम 1/z लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 1/r। ये मतलब हम वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, ये वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ से जो शुरू में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन किए हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस जे, वाई इज इक्वल टू आर एंगल ऑफ फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ली है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो उसकी एंगल है वो अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, कि मतलब वो 1/r एंगल ऑफ फाई थी, जब वो फाई जो है ऊपर चली गई तो वो फिर नेगेटिव हो गई। अच्छा, अब अगर यहाँ पे बता रहा है कि अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिंपली जो उसके साथ r है उसका तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे ही, लेकिन जो एंगल है उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर अब कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सिंपली इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बन जाता है और अगर पॉजिटिव होता है तो फिर नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन था जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव था, तो अब यहाँ पे जो है ये इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो गया है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट जब नेगेटिव हो जाता है तो फिर जब उसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल भी हमारे पास नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे r एंगल ऑफ -5 हो गया है और यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जो है r⁻j⁵ हो गया है। अच्छा, एक और आइडेंटिटी है कि अगर 1/j है उसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो सपोज़ कर लें कि हम जो है उसको j के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो नीचे वाली j के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगी, ऊपर j बच जाएगा, तो वो हमारे पास टोटल जो है -j आ जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फेज़र है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को थोड़ा रिवाइज़ किया। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है हम पोलर फॉर्म में अगर देखें तो r की वैल्यू जो है वो वही होगी जो साइनोसाइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और साइनोसाइडल सिग्नल का जो फेज़ होगा वो जो है पोलर फॉर्म में जो एंगल हमने अभी फाई देखी थी वो वहाँ से हम उठाते हैं। ठीक है, तो साइनोसाइडल सिग्नल्स को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फेजर्स। अच्छा, साइनोसाइडल सिग्नल्स में हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं कि एक हमारे पास एम्पलीट्यूड है, फिर जो है हमारे पास ओमेगा टी जो एक फ्रीक्वेंसी का टर्म है और टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जो है तीसरा टर्म हमारे पास फाई है जो उसका फेज़ एंगल है। तो जब फेज़र फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा टी वाला टर्म हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम जो है वहाँ से जो है साइनोसाइडल सिग्नल से उसका एम्पलीट्यूड और फेज़ उठाते हैं और वहाँ से वो फेज़र इजीली बन जाता है। अच्छा, अब फेज़र हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? फेज़र जो है एसी सर्किट एनालिसिस में काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि डीसी जो हमने सर्किट्स सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस बन रही हैं, लेकिन फेज़र जो है उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है। ठीक है, और रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन के
हेल्प से अगर सर्किट ऐसी सर्किट सॉल्व करें, या फिर अगर फेज़र्स की हेल्प से सॉल्व करें। फेज़र्स में ये है कि फेज़र्स जो है इनिशियल कंडीशंस वगैरह को भी जो है कंसीडर नहीं करता, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस सर्किट की हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वोल्टेज है, साइनोसाइडल वोल्टेज है, वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे वी एम जो है इसका एम्पलीट्यूड है, और ये जो है ओमेगा टी प्लस फाई इसका आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट के साथ अंदर जो है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, टाइम भी है, और जो है फेज़ एंगल भी है। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉस हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो है रियल पार्ट है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को हम लिख सकते हैं कि ये जो है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई जो है रियल पार्ट है ई पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई का। ठीक है, वी एम सेम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वी एम सेम है, उसको हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम ब्रेक करें ई पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई को, तो जे ओमेगा टी अलग हो जाएगा और जे फाई अलग हो जाएगा। यहाँ पे ई पावर जे फाई अलग हो गया है, और यहाँ पे ई पावर जे ओमेगा टी अलग हो गया है। सही है। अब अगर जो है किसी भी जो है साइनोसाइडल सिग्नल को हमें फेज़र में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसका जो है ई पावर जे ओमेगा वाला टर्म कंसीडर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम है वो हम कंसीडर नहीं करते। बाकी हमें सिर्फ चाहिए वी एम जो कि उसका मैग्नीट्यूड है, और ई पावर जे फाई जो कि उसका फेज़ है। ठीक है। अब ये टाइम डोमेन में हमारे पास तीनों टर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड भी है, फेज़ भी है, टाइम भी है। तो हम टाइम वाला टर्म कंसिडर नहीं करेंगे जब फेज़र फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फेज़र फॉर्म में हम किस तरह चेंज करेंगे कि किसी भी सिग्नल का जब हम फेज़र फाइंड आउट करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल वी है, तो इसका फेज़र हम कैपिटल वी से शो करेंगे। अगर स्मॉल आई होता तो कैपिटल आई से उसका फेज़र शो करते हैं। फेज़र अब किसके बराबर होगा? फेज़र जो है अब इस टाइम डोमेन वाले सिग्नल से हम उसका जो है एम्पलीट्यूड वी एम उठाएंगे और फेज़ उठाएंगे ई पावर जे फाई, तो वो हमारा जो है फेज़र फॉर्म बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारा फेज़र फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको हम पोलर फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं वी एम एंगल फाई। तो यहाँ पे सिर्फ दो क्वांटिटीज़ हैं, एक हमारे पास एम्पलीट्यूड है, दूसरा जो है हमारे पास फेज़ है। टाइम वाला जो है या फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन या सेक्शन वो हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब टाइम डोमेन सिग्नल को अगर हम फेज़र के साथ रिप्रेजेंट करें तो वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ये। अब जो यहाँ पे कैपिटल वी है ये है एक्चुअली में फेज़र। ठीक है, और ये जो है हमारा बराबर है वी एम ई पावर जे फाई के। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मतलब इस सिग्नल में जो है फेज़र की वजह से एम्पलीट्यूड भी है और फेज़ भी है, और ई पावर जे ओमेगा टी जो है हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अलग से फेज़र जो है हमारा ये होता है कैपिटल वी, जो कि बराबर होता है वी एम ई पावर जे फाई के। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर हम कॉस की जगह पे साइन भी रखें ना, तो भी जो है अगर हम फेज़र साइन के हिसाब से निकालना चाहें, मतलब कॉस में उसको कन्वर्ट ना करें और सारे सिस्टम को हम साइन के फॉर्म में ही कंसीडर करें, तो फिर हम कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि वो जो है बराबर है इमेजनरी पार्ट ऑफ ई पावर ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, यहाँ पे ये जे में मिस कर गया हूँ। ठीक है, ई पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई होगा। सही है। तो यहाँ पे भी मिस कर गया हूँ। ठीक है, तो वी एम ई पावर जे फाई, तो फेज़र ये होगा वी कैपिटल जो है हमारे पास होगी वी एम ई पावर जे फाई। अच्छा, अब जो है ये कह रहा है कि इसमें टाइम डिपेंडेंस वाला जो टर्म है वो हमने ड्रॉप किया हुआ है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टाइम या ओमेगा वाला टर्म हम यहाँ पे
कंसीडर नहीं करते। बाकी ये मैं जो है मॉडिफाई करके लेक्चर दोबारा अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब अगर हम फेज़र में से टाइम डोमेन सिग्नल बनाना चाहें तो हमें ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली में फेज़र में हम ओमेगा टी को शो नहीं करते, लेकिन वो एक्चुअली में होती है, लेकिन हम उसको वहाँ पे शो नहीं करते। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम फेज़र को रोटेट करें, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो ये पहली वाली फिगर है इसमें ये दिखा रहा है कि एक हमारे पास फेज़र है वी एम, ठीक है, वी एम है, और एंगल जो है हमारे पास फाई है उसकी। तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट कर रहे हैं तो टाइम डोमेन अगर सिग्नल हमें ऑब्टेन करना है तो हमें ओमेगा चाहिए कि वो किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे ये फेज़र रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, तो इसका हम जो है टाइम डोमेन में यहाँ पे प्रोजेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, कि ये वोल्टेज बन रही है हमारी वी से थोड़ी कम है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये फेज़र जो है रोटेट करेगा तो एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे कम होता जाएगा। फेज़र जब बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है ज़ीरो हो जाएगा। फिर फेज़र जो है जब नीचे मूव करेगा तो फिर हमारे पास अगेन वैल्यू जो है नेगेटिव में टाइम डोमेन में बनना शुरू हो जाएगी सिग्नल की। ठीक है, इसी तरह फेज़र ये यहाँ पे राउंड राउंड घूमता रहेगा और वहाँ पे जो है हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल टाइम डोमेन में बनता जाएगा। अच्छा, अब इस रोटेटिंग फेज़र को हम जो है साइनर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो है फेज़र को जो है हम ग्राफिकल वे में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फेज़र डायग्राम कहते हैं। तो फेज़र डायग्राम हमेशा हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनता है कि हमारे पास रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है, और ये जो है फेज़र एक वेक्टर की तरह होगा। ठीक है, उसमें जो वी एम है या आई एम है, ये इसका मैग्नीट्यूड है फेज़र का, और ये एंगल जो है ये फेज़ है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव फाई है और यहाँ पे नीचे जो है माइनस थीटा है। तो अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो ऊपर वाला सिग्नल वी है, वी एम है, या ऊपर वाला वी सिग्नल जो वी फेज़र वी है, वो जो है लीड कर रहा है। वो मतलब लीडिंग डायरेक्शन हमारी ये होगी, जो मतलब सिग्नल इस साइड इस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे होगा, वही लीड करेगा। ठीक है, और अगर हम जो है इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्चुअली में वो हम फिर लेगिंग वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फेज़र हमारे पास दो हैं, उनको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो होगा v इज़ इक्वल टू वी एम एंगल फाई, और i जो है i इज़ इक्वल टू आई एम एंगल माइनस थीटा। ठीक है, तो सिंपली टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एम कास ओमेगा टी प्लस फाई, और फेज़र डोमेन में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी के साथ, फिर उसके साथ जो है एम्पलीट्यूड और फेज़ को लिख देते हैं। अच्छा, अब फेज़र रिप्रेजेंटेशन में एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सिग्नल्स को कंपेयर करना चाहते हैं या एक ही सर्किट है तो हम कोशिश यही करते हैं कि सारे सिग्नल्स को पहले जो है हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल में चेंज करें, वरना फिर फ़र्क आ जाएगा कि अगर एक सिग्नल साइन के फॉर्म में दूसरा कॉस के फॉर्म में, तो वो सही से जो है कंपेयर नहीं हो पाएंगे और सर्किट में जो है हमारे पास सही रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सही एनालिसिस नहीं होगी। तो ये है कि फर्स्ट हमें जो है सिग्नल को जो है एक्सप्रेस करना होता है इन द फॉर्म ऑफ
कोसाइन, पॉजिटिव कोसाइन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वो आसान हो जाता है कि सारे सिग्नल्स एक जैसे हो जाते हैं, बाकी फिर उनमें जो डिफरेंस होता है वो फेज़ का होता है, फिर वहाँ पे कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हमारे पास वी एम कास ओमेगा फाई है, तो ये तो ऑलरेडी कास के फॉर्म में, तो हम यहाँ से वी एम उठाएंगे और इसका फेज़ उठाएंगे, तो वो वी एम एंगल फाई बन गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो पहले साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे, तो उसका ये फार्मूला है कि हम जो है -90 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको कॉस में चेंज करने के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे जो फेज़ में है -90 आ गया है, ठीक है। अब आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये यही सेम ही है जो हमने पहला ये केस किया है, जिसमें सिर्फ वी एम है और यहाँ पे सिर्फ आई एम है, तो बस फेज़र भी वही बनेगा, आई एम एंगल ऑफ थीटा। और इसी तरह फिर आई एम के साथ अगर साइन है, तो अगेन फिर हम एंगल में जो है -90, फेज एंगल में -90 ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इस स्लाइड में हमें ये देखना है कि अगर हम टाइम डोमेन में वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो फेज़र डोमेन में फेज़र पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम डोमेन में अगर हमने सपोज़ किया कि वी ऑफ टी इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ वी ई पावर जे ओमेगा टी, ये यहाँ पे जो वी है ये फेज़र है, ठीक है। फेज़र के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको रखा हुआ है, सिंपल फॉर्म में भी रखें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे फिर अगेन वो सिंपल नॉर्मल फॉर्म में हमने रखा है, यहाँ पे वी एम कास ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब इस सिग्नल का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो कास का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास होगा माइनस साइन, तो वो माइनस यहाँ पे आ गई, ठीक है। साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी यहाँ पे आ गई, फिर इसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ओमेगा, वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब माइनस साइन को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे, तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस में जो है हमें 90 डिग्री ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हमने यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे फिर वो माइनस और साइन ख़त्म होके हमें कॉस में सिग्नल मिल गया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इसको अगर हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करें कास ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 90 को, तो ई पावर जे ओमेगा टी, ई पावर जे फाइव, ई पावर जे 90, ठीक है। अच्छा, अब ई पावर जे 90 जो है उसको अगर हम फिर जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करें, सही है, तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास जे। तो ई पावर जे 90 को हमने जे के फॉर्म में चेंज किया है, बाकी जो है ओमेगा सेम रखा है, ठीक है। और वी सब्सक्रिप्ट एम ई पावर जे ओमेगा टी और ई पावर जे ओमेगा फाइव को हमने चेंज किया है फेज़र के फॉर्म में, और जो है उसके साथ ई पावर जे ओमेगा टी रखा है। अच्छा, ई पावर जे ओमेगा टी हमारा यहाँ पे सेम है, ठीक है। और ये वी कैपिटल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वी सब्सक्रिप्ट एम और ई पावर जे फाइव को, ठीक है। तो अब शो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हम टाइम डोमेन में डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी सिग्नल की, जो कि हमने की है डी वी ओवर डी टी, तो जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है वो एक्चुअली सेम ही मिल रहा है जो हमें वी ऑफ टी का फेज़र मिला था। मतलब वी ऑफ टी को जब हम फेज़र फॉर्म में चेंज कर रहे थे, वी ऑफ टी बराबर था हमारा, ये देखिए यहाँ पे वी ऑफ टी हमारा बराबर है वी रियल पार्ट ऑफ वी ई पावर जे ओमेगा टी। तो ये सेम ही है, लेकिन सिर्फ इसके साथ जे ओमेगा जो है हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो जे ओमेगा एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर टाइम डोमेन में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो फेज़र डोमेन में हमारे पास फेज़र के साथ एक
जे ओमेगा मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस जो है टेबल में कह रहा है कि टाइम डोमेन में अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर फेज़र डोमेन में जो है हमारे पास फेज़र के साथ जो है जे ओमेगा मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह जो है टाइम डोमेन में अगर इंटीग्रेशन होती है तो वो फिर फेज़र डोमेन में जो है जे ओमेगा जो है डिवीज़न में आ जाती है फेज़र के साथ। तो सिंपली हमने यहाँ पे फिर अगेन वी ऑफ टी लिया है रियल पार्ट ऑफ जो है ई पावर जे ओमेगा टी है, और उसके साथ जो वी है वो कैपिटल वी जो है फेज़र है। ठीक है, फिर अगेन इसको अगर हम चेंज करें तो नॉर्मल सिग्नल में हमारे पास ये आ जाएगा वी एम कास ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है फेज़ ज़ीरो लिया हुआ है क्योंकि जो फेज़र्स हैं वो इनिशियल कंडीशन कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से जब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं ज़ीरो से टी तक, तो फिर जो है ज़ीरो से पहले वाली जो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो है वो हमें वैल्यू नहीं पता, और फिर जब इंटीग्रेशन में यहाँ पे ज़ीरो लिमिट पुट करेंगे तो फाई की वजह से कोई टर्म यहाँ पे कांस्टेंट बच जाएगा, तो वो आगे फिर हमें सॉल्यूशन में थोड़ा मसला हो रहा था। तो इसी वजह से सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है एक तो इंटीग्रेशन में जो है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो वाली वैल्यू जो है वो कंसीडर नहीं किए, और फिर दूसरा इस सिग्नल में जो है टाइम डोमेन वाले सिग्नल में हमने अभी फेज़ भी जो है यहाँ पे ज़ीरो कंसीडर किया है, तो उस हिसाब से फिर ये डेरिवेशन सिंपली हो जाती है। तो अब कॉस ओमेगा टी की जो है हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो कॉस की जो है हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन ओमेगा टी, फिर उसकी जो आर्ग्यूमेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो वो हमारे पास ओमेगा आएगी, वो हमने यहाँ पे नीचे रखा है। ठीक है, वी एम सेम रखा है। फिर इसकी जो है हम लिमिट ज़ीरो टू टी जब सॉल्व करेंगे तो टी के हिसाब से तो फिर सेम आ जाएगा, लेकिन जब ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे फाई होता तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच जाता, तो फिर वो जो है इनिशियल कंडीशन भी हमें मालूम नहीं है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो के लिए, तो ये भी यहाँ पे बच जाता, तो फिर ये आगे चल के सॉल्यूशन में यहाँ पे ये रहता। ठीक है, तो असल में ये जो है हमें वैसे सॉल्यूशन अगर हम ना करें, सिंपली जो है जो अभी हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन की थी, तो वहीं से जो है हमें इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन की फार्मूला भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो भी सही है। तो अभी जो है साइन को हमने कॉस में चेंज करना है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे हम उसको जो है -90 फेज़ में दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर जो है कॉस को हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर है रियल पार्ट ऑफ ई पावर जे ओमेगा टी माइनस माइनस फाइव। अच्छा, अब यहाँ से फेज़र कौन सा है? फेज़र एक तो वी एम एम्पलीट्यूड है, दूसरा फेज़। यहाँ पे फेज़ जो है वो हमने क्योंकि ज़ीरो फाई को हमने ज़ीरो कंसीडर किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ई पावर जे ज़ीरो लिख दिया है। बाकी जो हमारे पास टर्म बच गए ई पावर जे ओमेगा टी और ई पावर माइनस जे 90। ठीक है, तो अब इस फैक्टर को हमने कैपिटल वी के साथ रिप्लेस कर दिया है जो कि फेज़र है अभी, और ओमेगा हमने सेम रखी है, और उसके साथ जो है ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी हमने सेम रखे हैं। अच्छा, अब इस फैक्टर को जब हम ऑयलर्स थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड करेंगे कि कॉस -90 और साइन -90, तो हमारे पास माइनस जे बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस जे बच जाएगा, तो अगर माइनस जे को हम नीचे लेके जाएं तो वो
सिंपल जे हो जाएगा। तो अभी यहाँ से पता चल रहा है कि एक्चुअली में हमने चीज़ तो वही ऑब्टेन की है जो वी थी। एक्चुअली वी हमारे पास यही थी, रियल पार्ट ऑफ वी ई पावर जे ओमेगा टी, लेकिन वो जो है मल्टीप्लाई हो रही है 1 जे ओमेगा के साथ, या फिर जो है डिवाइड हो रही है जे ओमेगा के साथ। तो इंटीग्रेशन में फेज़र पे यही फ़र्क पड़ता है कि वो फेज़र जो है जे ओमेगा के साथ डिवाइड हो जाता है। तो बस इस स्लाइड में वही चीज़ दिखा रहा है कि टाइम डोमेन में जो है हम अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो फिर जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सॉरी, या मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहते हैं, लेकिन फेज़र डोमेन में जो है हमारे पास जे ओमेगा टर्म डिवीजन में आ रहा है। अब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन इस वजह से कह रहे हैं कि टाइम डोमेन में जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन है या डिफरेंशिएशन है। फेज़र डोमेन में फ्रीक्वेंसी का टर्म इंक्लूड हो रहा है, तो इस वजह से फिर फेज़र डोमेन को जो है हम फ्रीक्वेंसी डोमेन भी कहते हैं। अच्छा, फेज़र डोमेन एनालिसिस में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हम जहाँ पे फेज़र डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे एक तो उस सर्किट में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो भी वहाँ पे सिग्नल्स हैं उन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होंगी तो फिर जो है वहाँ पे थोड़ा मसला आएगा। अच्छा, अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे कि जैसे अभी यहाँ पे हमें ये दो जो नंबर्स हैं पोलर फॉर्म में गिवन है, इनको ऐड करना है, फिर उसके बाद इनका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो पोलर फॉर्म में मैंने आपको कहा था कि एडिशन इतनी आसान नहीं होती है, पहले हम इनको जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 40 एंगल ऑफ 50 जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब चेंज होगा तो इसके बराबर होगा। इसी तरह फिर दूसरे नंबर को भी जो है हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। अब जो है रियल पार्ट को जो है हम रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। वो जब हो जाएगा तो फिर हम जो है दोबारा पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। दोबारा पोलर फॉर्म में चेंज क्यों करेंगे? क्योंकि हमें फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो एडिशन यहाँ पे हो गई है, फिर दोबारा हमने उसको पोलर फॉर्म में चेंज किया है। अच्छा, अब जब पोलर फॉर्म में चेंज किया है तो पोलर फॉर्म में जब हमने चेंज किया है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो है सिंपली वही जो क्वेश्चन था वही हमने लिखा है। फिर इसका जो है हम 47 का जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे हमारे पास 47.72 का स्क्वायर रूट 6.91 आएगा। और 25.63 को एंगल है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं लेते हम, उसको जो है हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 12.81 आ जाएगा। अब जो है इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है बी, उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है गिवन के हमें जो है बी पार्ट में ये सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें देखें ऊपर जो है एक जो है पोलर फॉर्म में, दूसरा जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और करनी हमें एडिशन है। तो फिर हम क्या करेंगे कि पोलर फॉर्म को पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज हो गया है। फिर इन दोनों को जो है हम सिंपली ऐड करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड करेंगे। और नीचे अगर हम देखें तो दोनों जो हैं दोनों टर्म्स जो हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन इस टर्म का हमें जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पहले फाइंड आउट करना है। वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हमने इसकी सैम्पल नेगेटिव में से पॉजिटिव कर दी है। अब ये जो दो नंबर्स हैं आपस में नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वैसे तो मल्टीप्लिकेशन जो है पोलर फॉर्म में आसान होती है, तो पोलर फॉर्म में चेंज करके अब मल्टीप्लिकेशन करके
आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर ये रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और ऊपर जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन की है उसमें से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर उस रिज़ल्ट को हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जो है ऊपर भी पोलर फॉर्म है, नीचे भी पोलर फॉर्म है, तो डिवीजन करेंगे तो क्या करेंगे, 14.73 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 पॉइंट जो है 08 के साथ, और नीचे वाली एंगल ऊपर लेके जाएंगे 122.47, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव -30.66 और नेगेटिव -122.47 वो हमारे पास टोटल बन जाएगी -160.13। तो ये जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो है साइनोसॉइड्स मिले हुए हैं, उनको जो है हमें फेजर्स में चेंज करना है। तो सिंपली फेजर में हमें जो ये देखना है, पहले हम जो है सारे सिग्नल्स कॉस पॉजिटिव कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी है पॉजिटिव कॉस में, बी पार्ट पॉजिटिव कॉस में नहीं है तो उसको पहले चेंज करेंगे। लेकिन अभी पहले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, पहले पार्ट को यहाँ पे लेके आए, उसमें से जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड 6 है, फेज़ -40 है, तो वो जो है कैपिटल आई के साथ फेज़र रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो गया सॉल्व। अभी दूसरे पार्ट में हम जो है माइनस साइन को पहले कॉस में चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए हमें कॉस में जो है 90 डिग्री ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। वो जब 90 डिग्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो +50 +90 हो जाएगा हमारे पास 140, ठीक है। 140 हो जाएगा। तो फेज़र फॉर्म में लाने के लिए ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड और ये यहाँ पे फेज़, और इस स्मॉल वी को हमने कैपिटल वी के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो ये फेज़र फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फेज़र फॉर्म मिला हुआ है और साइनोसॉइड्स में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन को देखें तो वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया गया है, वहाँ से पता चल रहा है कि ये फेज़र फॉर्म है। दूसरा क्वेश्चन में भी मिला हुआ है कि फेज़र फॉर्म में मिले हुए हैं और साइनोसॉइड फाइंड करने। अच्छा, अब ये जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 + J4। पहले तो हम जो है इसको पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो पोलर फॉर्म में जब ये चेंज हो गया तो अब साइनोसॉइड हम बना रहे हैं, लेकिन हमें ओमेगा टी का पता नहीं है, तो वो हमने सिंपली वैसी की वैसी रख दी। अगर हमें पता होता तो फिर हम यहाँ पे ओमेगा का भी वैल्यू जो है रखते। टी तो वैसे टाइम है तो उसका वैल्यू तो टाइम के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ओमेगा का वैल्यू अगर पता होता तो वो हम यहाँ पे रख सकते थे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है J8e⁻−J20। तो पहले तो इसको जो है सिंपल पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है और उसके साथ J मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो J को पहले ख़त्म करने के लिए हम जो है उसको 1 ∠90 में चेंज करेंगे, ठीक है। अब वो 90 वाली एंगल जो है हमारी इस -20 के साथ, जो ऑलरेडी एंगल हमारे पास -20 है, उसमें जो है ऐड हो जाएगी। तो 90 - 20 हमारे पास 70 हो जाएगा, और बाकी जो 8 है वो चलता आ रहा है। 8 जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये भी जो है हमारा 8 ∠70 में चेंज हो गया। अब साइनोसाइड में चेंज करने के लिए 8 जो है हमारा एम्पलीट्यूड है और 70 जो है हमारा फेज़ है। तो यहाँ पे भी जो है ओमेगा का पता नहीं है, तो हमने सिंपली ओमेगा टी यहाँ पे कास के अंदर आर्ग्यूमेंट में रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि A1 है, ठीक है, और A2 है, और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो जो है यहाँ पे देखेंगे ये कॉस के फॉर्म में है या नहीं है। ये पहला वाला कॉस के फॉर्म में, दूसरा वाला साइन के फॉर्म में, दोनों को पहले
पॉजिटिव कॉस के फॉर्म में ले आएंगे, फिर फेज़र में चेंज करेंगे, फिर जो है फेज़र्स को ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट फेज़र आएगा उसको फिर दोबारा जो है हम साइनोसॉइड में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा दो साइनोसॉइडल्स को ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ से I1 डायरेक्टली हमें मिल गया, 4 हमने सेम रखा है और इसका फेज़ जो है हमने 30 रखा है। अब इस दूसरे सिग्नल में हमारे पास साइन है, उसको जो है कॉस में चेंज करने के लिए हमने -90 ऐड किया है फेज़ में। ठीक है, तो टोटल फेज़ हमारे पास -120 हो गया। तो फिर दोबारा यहाँ से भी जो है हमने फेज़र बनाए, 5 सेम रखा है एम्पलीट्यूड जो है उसका, और यहाँ से फेज़ हमने -110 उठाए। और अब जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम I = I1 + I2 करना चाहते हैं, तो फिर फेज़र्स को ऐड करेंगे। फेज़र्स दोनों जो है पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में तो उनको हम पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर एडिशन करेंगे उनकी, फिर दोबारा जो है हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, और फिर जो है हम उसको साइनोसॉइडल फॉर्म में चेंज करेंगे। एम्पलीट्यूड सेम रखेंगे और जो है यहाँ पे फेज़ आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे ओमेगा टी का पता नहीं है, तो ओमेगा टी वैसी की वैसी ही रखेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फेज़र अप्रोच यूज़ करनी है, करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जो सर्किट है उसकी जो है इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब फेज़र फॉर्म में चेंज करना है, तो 4i जो है 4i जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगी, 8 सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे i की इंटीग्रेशन हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन होती है तो फेज़र डोमेन में जे ओमेगा के साथ वो डिवाइड होता है, और जब टाइम डोमेन में डिफ्रेंसिएशन होती है तो वो जे ओमेगा के साथ वेरिएबल हमारा मल्टीप्लाई होता है। तो -3 सेम है, i सेम है, लेकिन डिफ्रेंसिएशन की वजह से जे ओमेगा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन की वजह से जे ओमेगा डिवाइड में आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और यहाँ से हमने 50 उठाया है और यहाँ से फेज़ उठाया हमने 75। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात है कि आपको ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है जो कि 2 है। ठीक है, ओमेगा = 2, तो जहाँ पे यूज़ करनी होगी वहाँ पे करेंगे। कहाँ पे यूज़ करनी होगी, जो हम यहाँ पे जे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई को, और जे ओमेगा के साथ डिवाइड कर रहे हैं आई को, तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो ये इक्वेशन हमने बना दी है इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने आई कॉमन निकाल लिया है और जे की वैल्यू जो है हमने रख दी है, सॉरी ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी है, और आई को जो है हमने कॉमन निकाला है। ठीक है, और जे जो है सारे ऊपर आ गए। ठीक है, जो भी मतलब नीचे वाले जे, नीचे जे होता है तो ऊपर आता है तो नेगेटिव हो जाता है, तो वो मतलब प्रोसेस करके हम जे सारे ऊपर लेके आए हैं। फिर इनको जो है हमने दूसरी साइड पे जो 50 एंगल ऑफ 75 था वो हमने सेम रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आई जो बराबर होगा उस हिसाब से फिर इस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे लेके जाएंगे, तो वो जो है यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म हो रही है। फिर पोलर फॉर्म में चेंज किया है नीचे वाले इस रेक्टेंगुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर ये सिंपल डिवीजन हो गई है। तो आई ऑफ टी में अब इसको चेंज करना है, तो अब ये हम सेम रख रहे हैं, फेज़ भी जो है हम सेम रख रहे हैं। ओमेगा टी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 2t गिवन है, तो वो हमने ओमेगा टी की वैल्यू 2t रखी है, या सिंपली ओमेगा की वैल्यू 2 रखी है।